हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और साइंस सीरीज के 12 नंबर के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम इस सीरीज के 12 नंबर की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन को। और इससे रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपको यहां से डिस्कस करवाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि साइंस से रिलेटिव जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक पीछे वाली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां से सभी क्लास को आप वन बाय वन देखें, जिससे कि जुड़ाव की जो सभी चीजें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। और दोस्तों, हमारा यदि काम आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, अन्यथा बाकी आप पढ़िएगा। यहाँ से आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाष्पोत्सर्जन को, और इससे रिलेटिव बेहतरीन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ से डिस्कस करवाने वाला हूं। और एक ऊर्जावान बनके और एक खुशी के साथ आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो मैं आपको एक नंबर का क्वेश्चन दिखाता हूं यहाँ से। तो जो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन से देख ही पा रहे होंगे कि पौधे की पत्तियों से, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। ये देखो, रेलवे एनटीपीसी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ सभी टॉपिकों को यहां से डिस्कस करवाने वाला हूं। तो आप मेरे साथ रोजाना वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और रोजाना 10 बजे क्लास के लिए आप तैयार रहा करो। और दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव यदि अभी तक आपने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सभी जो टॉपिक हो गए उनको क्रम दर क्रम बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो आप एक बार उस पीडीएफ को भी प्राप्त करें। लाखों स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को प्राप्त किया है, तो आप क्यों चूक रहे हो। आप भी एक बार उस पीडीएफ को प्राप्त करें, और जो सामान्य विज्ञान का जो सफर है वो आप उस पीडीएफ के साथ बहुत अच्छे तरीके से तय कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम एक नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहां से कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों से वाष्पीकरण के दौरान जो जल बाहर निकलता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। छोटी क्लासों में आपने इस चीज को जाना होगा कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पौधे की पत्तियों से पानी का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता था। क्या कहलाता था? वाष्पीकरण कहलाता था। वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के प्रोसेस से जो जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पौधे की पत्तियों से जो जल बाहर निकलता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं क्या? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। यहां से उसको कॉल किया जाता है। आपने इस चीज को छोटी क्लासों में भी सीखा होगा। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन रेलवे की एनटीपीसी के पेपर में ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो यहां तो अब हमारे पास वाष्पीकरण के दौरान या वाष्पोत्सर्जन क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ था, तो हमारा यहां से जवाब क्या होता? हमारा यहां से जवाब होता ट्रांसपीरेशन, क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। चलिए, तो एक नंबर के क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में संयंत्र का कौन सा हिस्सा शामिल होता है। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन की हमने क्रिया पढ़ी कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पौधे के किस हिस्से में होती है। वो पौधे के कौन से हिस्से में होती है? पत्तियों में होती है। कौन से में होती है? पत्तियों में होती है। और पत्तियों में भी किसकी सहायता से? रंध्रों की सहायता से यह क्रिया संपन्न होती है। और क्वेश्चन में भी हमें यही पूछा है कि पौधे के कौन से हिस्से में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो वहां से हमारा सही जवाब होता क्या? कि पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। और आप देखो, ये मॉडरेट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार मैं सभी मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ सभी टॉपिकों को क्रम दर क्रम आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप रोजाना 10 बजे मेरी इस क्लास में बने रहिएगा। और ये देखो, लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस के पेपर में यहां से इतना छोटा क्वेश्चन पूछा गया था हमें कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के कौन से संयंत्र या कौन से अंग में संपन्न होती है। तो कौन सी में होती है? पत्तियों में। और पत्तियों में भी यदि आपसे पूछा जाता है तो किसकी सहायता से? रंध्रों की सहायता से यह क्रिया संपन्न होती है। चलिए, तो हंसते मुस्कुराते ही और एक ऊर्जावान बनके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प को निर्मित करती है।
पौधे में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधा जलवाष्प का निर्माण करता है? तो वो क्रिया कौन सी होती है? वो क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की। कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। क्योंकि हमने जो शुरू के क्वेश्चन में हमने परिभाषा भी पढ़ी थी यहां से कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं। पौधे की पत्तियों से अतिरिक्त जल का बाहर निकलना जलवाष्प के रूप में, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। या आपने कई बार ऐसे पढ़ा होगा कि पौधा जो होता है वो पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालता है, उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपने बहुत जगह इसकी परिभाषा पढ़ी होगी। परिभाषा तो आपके पास कुछ भी लिखी हुई हो, लेकिन आपको समझना आना चाहिए कि परिभाषा हम किसे कहते हैं या परिभाषा से रिलेटिव चीजें क्या क्या आती हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता क्या कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प को निर्मित करती है? तो जलवाष्प को निर्मित कौन करती है? जिससे पौधा जलवाष्प के रूप में पानी को बाहर निकालता है। तो कौन होता है यहां से सही जवाब? हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब होता है वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपिरेशन हम कहते हैं। तो यहां से तीसरे का सही जवाब बताते आप क्या? डी यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को हमें यहां से चुनना था कि वाष्पीकरण के बारे में कौन सा कथन यहां से सही लिखा हुआ है। देखो, इससे पीछे वाला लेक्चर हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था और वहां मैंने ऊर्जा का एक रूप से दूसरे अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है, ये ऊर्जा से रिलेटिव टॉपिक में पढ़ा होगा। और द्रव्य की अवस्थाओं का एक अवस्था का दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है, ऐसे हमने द्रव्य की अवस्थाओं में पढ़ा था। और जो इससे पीछे वाला लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखें, जिससे कि सभी चीजें आपको जुड़ाव की समझ में आ सके। अब देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो इस चीज को देखो इससे पीछे वाले पार्ट में पढ़ चुका है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। फिर भी चलो मैं आपको यहां दोबारा से डिस्कस करवाता हूं कि देखो, एक तो ठोस अवस्था होती है, एक होती है द्रव अवस्था और एक होती है गैस अवस्था। इसके जो पीछे वाला लेक्चर था, उसके पीछे वाले लेक्चर में हमने इन चीजों को जाना था कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो यही देखो, हमें यहां से इस परिभाषा को जानना था कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। गैस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ऐसे हमने पीछे के लेक्चर में इन चीजों को पढ़ा था। तो जो स्टूडेंट रोजाना रेगुलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो तो इस चीज को जान पाया होगा। और दोस्तों, आप अपनी आंसर शीट भी लेके बैठें और वीडियो में अंत तक आप इस बात को देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन इधर आए थे उनमें कितने क्वेश्चन हम अधिकतर प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। तो ऐसा आप देखें रोजाना मेरे साथ जुड़कर। रोजाना हम टॉपिक के अनुसार 20 से 30 क्वेश्चनों को यहाँ से डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां रोजाना क्यूज होती हैं, उन क्यूज को भी आप लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वाष्पीकरण के बारे में कौन सी बात यहां गलत लिखी हुई है। तरल अवस्था का गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये कथन तो सही लिखा हुआ है हमारे पास, और सही कथन के बारे में ही हमें यहां से देखना था। तो तरल अवस्था का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो यही हमारा यहां से सही जवाब होता कि तरल अवस्था का गैसीय अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। कई स्टूडेंट देखो अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर पा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के सही जवाब जो आप दे पाते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी में और इंप्रूव हो सके। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे खालिस्तान दिया हुआ है द्वारा अतिरिक्त जल में छुटकारा पा सकते हैं। ये देखो, रेलवे ग्रुप डी में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करें पहले तो कि क्वेश्चन हमें क्या पूछना चाह रहा है।
कि पौधा जो होता है, किसी भी पौधे में जो अतिरिक्त जो जल होता है, इस अतिरिक्त जल को पौधा कौन सी क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। अब देखो जो पौधा होता है, ये जो पौधा मृदा के द्वारा जो जल का अवशोषण करता है, मृदा के द्वारा जिस जल का वो अवशोषण करता है, उस जल का अधिकतर हिस्सा तो शरीर से बाहर निकाल देता है। उसका कुछ ही हिस्सा ऐसा होता है जो अपने विकास के लिए या अपने किसी कार्य के लिए वो उस जल का उपयोग करता है। बाकी जो मृदा के द्वारा जो अवशोषित किया गया जो जल था, उस जल का अधिकतर हिस्सा शरीर से बाहर निकालता है पौधा। तो शरीर से अतिरिक्त जल को शरीर से बाहर निकालेगा, वो कौन सी क्रिया के दौरान निकालेगा? वो निकालेगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान। क्योंकि हमने देखो पीछे के क्वेश्चन में हमने ऐसे पढ़ा है कि पौधा जो होता है, इस पौधे में जो अतिरिक्त जो जल होता है, इस जल को पौधा जो होता है, ये पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या निकालता है? इसको बाहर निकाल देता है। इस क्रिया को भी हम क्या कह रहे थे? वाष्पोत्सर्जन कह रहे थे कि यदि कोई जो पौधा होता है, ये पौधा अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में यदि बाहर निकालता है, तो उस क्रिया को हम कह पा रहे थे क्या? वाष्पोत्सर्जन कह पा रहे थे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधा अतिरिक्त जल को कहाँ निकाल पाता? अपने शरीर से बाहर निकालता है। तो 5th नंबर का सही जवाब होता है यहाँ से क्या? ए यहां से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आपको दिल्ली पुलिस के पेपरों में यहां से देखने को मिला था। दोस्तों मैं इसी प्रकार मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ सभी टॉपिकों को आपको ऐसे ही डिस्कस करवाने वाला हूं, तो आप रोजाना मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों टॉपिकों से रिलेटिव यदि आपने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सभी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन करके बनाए हुए हैं और सभी मॉडरेट क्वेश्चन उस पीडीएफ में शामिल हैं। तो रोजाना आप मेरे साथ 10 बजे वाली क्लास में ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यारा सा जवाब भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं। जैसा कि जो स्टूडेंट मेरे साथ 1st नंबर की क्वेश्चन से बना हुआ अब तक, तो वो तो इस क्वेश्चन का देखो सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर पा रहा है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसका सही जवाब भी आप बता पाए होंगे। इसका डी यहां से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? कि जो पौधा जो होता है, एक तो देखो पौधा 2 क्रियाएं करता है। एक तो पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और एक पौधा करता है श्वसन की क्रिया। जी आपने सही देखा है और सही सुना है कि पौधे में 2 अलग अलग क्रियाएं होती हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और एक श्वसन की क्रिया होती है। कई स्टूडेंट इस दोनों चीजों को एक ही बात समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक ही है। नहीं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों अलग अलग बातें होती हैं और अलग अलग तरीके से पौधा अपना इन क्रियाओं को संपन्न करता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक भी मैं आपके लिए बहुत जल्द ही लेके आने वाला हूं और उसमें भी हम मॉडरेट क्वेश्चनों को यहीं इसी प्रकार डिस्कस करने वाले हैं। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो क्या करता है? CO2 गैस को क्या करता है? शरीर के अंदर लेता है और ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करता है। O2 गैस का क्या करता है? उत्पादन करता है। लेकिन श्वसन की क्रिया के दौरान पौधा जो होता है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, जबकि CO2 गैस को बाहर निकालता है। तो ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हो गई। अब देखो यहां से हमें पूछा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है? कि जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों पे जो रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहां से हमारा सही जवाब, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। तो रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन सहयोग करता है? पत्तियां करती हैं। और पत्तियों में भी कौन करता है? रंध्र करते हैं। इसी प्रकार आप सही जवाब आप अपना बता पाते कि डी यहां से सही जवाब होता।
चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही चुका है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ से बताना था कि हमें यहाँ से उसके बारे में जो आपके पास जो डी ऑप्शन में यहाँ जो ऑप्शनों में आपके पास लिखे हुए हैं उन ऑप्शनों में बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो देखो ए ऑप्शन को पढ़ते हैं हम सबसे पहले ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन को पढ़ने से पहले देखो इसके ऊपर यहाँ एक कथन भी मेंशन कर रखा है, इसको पढ़े आप पहले। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत खालिस्तान क्या करती है। पत्तियों, जैसे आप किसी भी पत्ती को देखते हो तो उस पत्ती की डबल लेयर होती है, एक तो ऊपर की तरफ होती है और एक आप देखते हो कि पत्ती के नीचे की तरफ होती है। तो उन दोनों परतों का क्या काम होता है, कौन सी उनकी गलत बात लिखी हुई है। आंतरिक भागों की रक्षा करती है। तो ए ऑप्शन में जो लिखी हुई है वो बात तो सही है कि पौधे की जो पत्ती होती है उसकी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर पत्ती के अंदर जो आंतरिक जो भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करती है। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब जो पत्ती होती है वो पत्ती पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधे में जो अतिरिक्त जल होता है उसको बाहर निकालती हैं। तो बी भी यहाँ सही जवाब होता। भोजन का संश्लेषण करती हैं। जो आपके पास पत्तियों की जो पतली परतें होती हैं ऊपर और नीचे की तरफ, ये कभी भी भोजन का संश्लेषण का काम नहीं करती। और जो पौधा जो होता है वो पौधा भोजन बनाने का काम करता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो आपको ये बात भी कहीं आगामी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि पौधा जो होता है वो पौधा अपना भोजन कौन सी क्रिया के दौरान बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता सी, क्योंकि गलत हमें यहां से बताना था तो गलत कथन लिखा हुआ है सी। और यदि हम प्रैक्टिस बेस पे बैठे थे तो इसके डी ऑप्शन को और जांच लेते हैं कि गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो ये तो हमने इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता 8th नंबर के क्वेश्चन का सी, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सीजीएल के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ यहां हमें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं था, सिर्फ हमें यहां से पता रखना था कि मेसोफाइल प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं पौधे के कौन से हिस्से में पाई जाती हैं। तो एक तो देखो आपके पास कहीं लिखा हुआ है गार्ड कोशिका, गार्ड सेल, और एक आपके पास लिखा हुआ है यहां पर्सन में क्या, मेसोफाइल। क्या लिखा हुआ है, मेसोफाइल। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं पौधे के पत्तियों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं। आगामी एग्जाम्स में यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि रंध्र पौधे के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, तब भी आप बता सकते हैं कि रंध्र भी पौधे के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, पत्तियों में ही पाए जाते हैं। तो यहां से हमारा जो सही जवाब होता 9 नंबर के क्वेश्चन का कि मेसोफाइल प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता ए, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रंध्र स्थित होते हैं। अब देखो जैसे कि हमने 9 नंबर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि रंध्र कहां पाए जाते हैं, वही क्वेश्चन 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको यहां से बताना था। और देखो ये 2014 में रेलवे की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखो रेलवे की एग्जाम में या जीडी में आप बैठने वाले हो, पटवार में आप बैठने वाले हो, तो ये देखो ये जो टॉपिक है ये मॉडरेट टॉपिक है। तो आपको इससे रिलेटिव कोई आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जैसे आप किसी भी प्रकार में बैठने वाले हो, वहां भी इस टॉपिक से रिलेटिव कोई पर्सन यदि आपको देखने को मिलता है तो यदि आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो इस टॉपिक से कभी आपका पर्सन गलत नहीं होने वाला है। बहुत ही ईजी टॉपिक है और सभी जो इसके क्वेश्चन है उनको मॉडरेट क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसी प्रकार सभी टॉपिकों को हम मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ ही डिस्कस करने वाले हैं, बशर्ते आप रोजाना 10 बजे मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि रंध्र स्थित होते हैं। रंध्र कहाँ स्थित होते हैं, तो रंध्र कहाँ स्थित होते हैं, पत्तों में या पत्तियों में स्थित होते हैं। ऐसा आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख पा रहे हैं कि जो रंध्र होते हैं वो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल भी होता है ये क्लोरोफिल पाया जाता है। पहले तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं उन हरे भागों में पाया जाता है कौन, क्लोरोफिल।
कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे हम कह सकते हैं हरित लवक। हरित लवक भी हम कह सकते हैं कि पौधे के वे भाग जो हरे रंग के दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं? हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण दिखाई देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताएं कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है वो आप मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे देखें कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं या पौधे की जो हरे भाग होते हैं उनमें हरित लवक नामक जो वर्णक पाया जाता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो जल्दी से बताइएगा, देखें कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो अब तक आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ होगा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। देखो, यदि आपने मेरे साथ पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया होगा या पीछे के लेक्चर में यदि आप मेरे से जुड़े हुए होंगे तो मैंने वहां से आपको डिस्कस करवाया था विटामिन B12। विटामिन जो B12 होता है, इस विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। लेकिन जो आपके पास जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है? लोहा होती है। और जो क्लोरोफिल जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी होती है? मैग्नीशियम या Mg होती है। तो 10 नंबर का आप सही जवाब बता पाते कि पत्तों में पाई जाते हैं रंध्र, और जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? Mg धातु पाई जाती है। ऐसा आप बता पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धनिया का उपयोगी अंश कौन सा होता है? मार्केट से जो आप धनिया लेके आते हो उस धनिया का हम जो खाने वाला जो उपयोगी जो अंश होता है हमारे लिए वो कौन सा होता है? एक तो देखो, धनिया की हम पत्तियों का उपयोग करते हैं, और एक आपने कभी नोट किया होगा कि घर वाले जो धनिया होता है वो धनिया के बीज भी लेके आते हैं, उन्हें हम फल कहते हैं, धनिया के फल कहते हैं। तो सूखा धनिया आता है एक तो, और एक आता है हरा धनिया। हरा धनिया में तो हम पत्तियों को काम में लेते हैं, और जो सूखा होता है उसमें सूखे फलों का उपयोग करते हैं। तो धनिया जो होता है उसमें पत्ते और सूखे फलों को हम काम में लेते हैं। ए ऑप्शन इसका क्यों नहीं आता? क्योंकि जो पत्ते तो काम में लेते हैं लेकिन मूल हम काम में नहीं लेते। बी ऑप्शन इसका क्यों नहीं बताते? क्योंकि हम पत्तों को तो काम में लेते हैं लेकिन पुष्प को काम में नहीं लेते हैं। डी ऑप्शन हम क्यों बता नहीं पाते कि पुष्प तो काम में लेते नहीं है लेकिन सूखे फल इसके काम में लेते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा? सी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिकाओं में खालिस्तान प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाते हैं। देखो, ये रेलवे की परीक्षा में यहां से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी पेपर जो लगने वाले हैं उनमें भी यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा पेशेंस से देखिएगा और सभी क्वेश्चनों को आप सही तरीके से देखें। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि इससे रिलेटिव जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको आप सही तरीके से समझ सकें। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पर्सन में यहां से समझना था गार्ड कोशिकाएं, कि गार्ड कोशिकाएं पौधे के कौन से हिस्से में पाई जाती हैं? पत्तियों में पाई जाती हैं। देखो, डायरेक्ट ये भी कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि गार्ड जो कोशिकाएं होती हैं वो गार्ड कोशिकाएं पौधे के कौन से हिस्से में पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए वहां से क्या? पत्तियां, कि पत्तियों में गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए तो अब बता पाते कि गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर, क्या प्रवाहित होने पर? जल प्रवाहित होने पर जो स्टेमेटा होता है वो स्टेमेटा के छिद्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो पानी का जैसे ही स्राव होता है, पानी जैसे ही उसमें प्रवाहित होता है तो वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुले जाते हैं। तो 12 नंबर का सही जवाब होता क्या? सी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन खालिस्तान के द्वारा होता है। ये भी देखो, रेलवे की ग्रुप डी के जो पेपर लगे थे उन्हीं पेपरों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। देखो, आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए हैं तो आप एक चीज यहां से सीख पा रहे होंगे कि पत्तियों से रिलेटिव कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन ही क्रिया होती है। और पत्तियों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कौन करता है? रंध्र करता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है? अपने पौधे के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उस अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे की पत्तियों के द्वारा होती है और पत्तियों में भी कौन करते हैं? रंध्र करते हैं। ऐसा आप यहां से सही जवाब बता पाते। 13वें का यहां से सही जवाब होता क्या? रंध्र यहां से इसका सही जवाब होता। चलिए तो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तो आप सही जवाब बता पाए होंगे। चलिए तो इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखे देखें। 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है। आप लेक्चर में मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस चीज को 2 ही सेकंड में इसका सही जवाब बता सकते हैं कि जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो पौधा होता है, इस पौधे में जो अतिरिक्त जो जल होता है, इस जल को पौधा पत्तियों की सहायता से जलवाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता डी, यहाँ से सही जवाब होता। और दोस्तों यदि टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया है तो आप पीडीएफ को भी प्राप्त करें, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वहां मात्र आपको 5-10 रुपए यानी कि एक पेन की कीमत में ही वो पीडीएफ मिलने वाली है, लेकिन वो पीडीएफ बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि हजारों स्टूडेंटों ने उस पीडीएफ को प्राप्त किया है। तो आप क्यों चूक रहे हो, आप भी उस पीडीएफ को एक बार प्राप्त करें और सामान्य विज्ञान की तैयारी में एक नया मोड़ लेके आए आप। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, कि पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों में खालिस्तान के माध्यम से होने वाली जो जल की हानि होती है उसको क्या कहा जाता है। देखो क्वेश्चन सभी समान है, लेकिन परीक्षा में पूछने की तरीका उसका अलग अलग था। देखो इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी देखो इसी प्रकार से था कि पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं, लेकिन जो हम 15वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा। इसी कारण मैं आपको दोनों प्रश्नों को यहां से लेके आया हूं कि पौधे की पत्तियों में मौजूद जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों के माध्यम से जल की हानि को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इतना आप सही जवाब बता पाए होंगे। और आप ये भी जानते होंगे कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों में भी क्या रंध्र होते हैं, पत्तियों में भी क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। इनकी सहायता से पौधे में जो अतिरिक्त जो जल होता है, इस अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो हमारा यहां से सही जवाब होता क्या, डी, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि वन खालिस्तान द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। कि जो पौधा होता है या जो आपके पास जो वन होते हैं, इन वनों के द्वारा जो अतिरिक्त जो जल होता है वो वातावरण में बढ़ाते हैं। किस क्रिया के द्वारा बढ़ाते हैं ये वन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बढ़ाते हैं। ऐसा आप जान भी पाए होंगे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधा क्या करता है, वातावरण में अतिरिक्त जल को छोड़ता है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होता क्या, सी, यहां से सही जवाब होता। रेलवे की एग्जाम में 2019 में जो जेईई की एग्जाम लगी थी, उन्हीं के पेपरों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में हमें यहां से बताना था कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, कम वाली हमें यहां से बताना था कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कब कम होती है, जब वातावरण में जब उच्च तापमान होता है। जैसे कि उदाहरण के आधार पे हम देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में वातावरण में तापमान की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और वाष्पीकरण की उस स्थिति में वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो हमारा यहां से गलत होता। बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, निम्न आर्द्रता। निम्न आर्द्रता का मतलब है जब वातावरण में आर्द्रता की मात्रा कम हो। जब वातावरण में आर्द्रता की मात्रा कम होती है तब भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और उस स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। तो बी भी यहां से गलत कथन होता। सी को देखते हैं, उच्च आर्द्रता। उच्च आर्द्रता मतलब बरसात के दिनों में वातावरण में उच्च आर्द्रता बनी रहती है, और उस स्थिति में पौधा जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को बाहर कम निकाल पाता है, क्योंकि पहले से ही वातावरण में नमी बनी हुई है, पहले ही वातावरण में नमी ज्यादा है, तो पौधा उस समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है, कम करता है। तो हमारा 17वें का यहां से सही जवाब होता क्या, सी, यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
पौधे में खालिस्तान, अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करती है? वो क्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में किसका अवशोषण करता है पौधा? जल का अवशोषण करता है, और इसी जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का भी क्या करता है? अवशोषण करता है। तो जो आपके पास 18वें नंबर का सही जवाब होता वो तो क्या होता? डी होता है यहाँ से सही जवाब, कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पौधा क्या करता है? जड़ों से पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है और खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। लेकिन आप देखो पौधे में उत्तकों को भी पढ़ने वाले हो, कुछ ही समय में मैं आपको वो टॉपिक भी आपके लिए बहुत जल्द ही लेके आने वाला हूं। पौधे में संवहन उत्तक दो होते हैं, एक तो होता है जाइलम, नाम सुना होगा आपने जाइलम, अक्सर परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इन दोनों उत्तकों के बारे में हमारे को कार्य के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। जाइलम उत्तक का तो काम करता है शरीर के सभी हिस्सों में जल का परिवहन करना। किसका परिवहन करना? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। लेकिन जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम पत्तियों से बना हुआ जो भोजन होता है, इस भोजन के शरीर के सभी हिस्सों में परिवहन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो संवहन उत्तकों के बारे में भी आप जान पाए होंगे कि जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है, ऐसा आप यहां से जान पाए होंगे। जाइलम तो जल का अवशोषण करके शरीर के सभी हिस्सों में जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम भोजन का अवशोषण करके शरीर के सभी हिस्सों में, यानी कि पौधे के सभी हिस्सों में भोजन का परिवहन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से तो आप सीख पाए होंगे इस चीज को। चलिए तो हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन है पर्णकाय स्तंभ का रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ का जो रूपांतरण है वो क्या है? तो देखो यहीं से आप पढ़ पा रहे होंगे स्तंभ, ज्यादा हमें यहां से कुछ सीखने को नहीं था कि स्तंभ जो पर्णकाय जो स्तंभ होता है वो किसका रूपांतरण होता है, ये आपको प्रश्न में ही दिया गया है। स्तंभ यानी कि तने का ही रूपांतरण होता है। इतना बता के ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादा हमें कुछ सीखने को नहीं था। तो 19वें का सही जवाब होता क्या? सी यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, और आज का जो वाष्पोत्सर्जन का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं, और जो स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने हुए होंगे वो तो इस क्वेश्चन का सही तरीके से उत्तर भी बता पा रहे होंगे। तो रोजाना दोस्तों आप इसी प्रकार मेरे साथ 10 बजे बने रहिए, और मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ मैं सभी टॉपिकों को ऐसे ही डिस्कस करवाने वाला हूं, जिससे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि सामान्य विज्ञान से रिलेटिव यदि आपको कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप अधिकतर स्कोरिंग कर पाओगे। और स्कोरिंग को और बढ़ाने के लिए आप हमारी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी आप उस पीडीएफ को भी एक बार प्राप्त करें। उस पीडीएफ में प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुव्यवस्थित तरीके से वहां व्यवस्थित किया गया है, चाहे एक बार उसको आप प्राप्त करके देख सकते हैं। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन को, कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान खालिस्तान के माध्यम से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन की सुगंध लेके भी इसका सही जवाब बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या आने वाला है, क्योंकि हमने पीछे के क्वेश्चन जो होते हैं, जो पीछे के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में भी हमने डिस्कस किया था कि पौधे में जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान भी होता है। और जो आप मेरे को ये बताएं कि पौधा, देखो पौधा अलग अलग क्रियाएं करता है। देखो एक तो पौधा करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसका टॉपिक भी मैं आपको जल्द ही लेके आने वाला हूं। एक तो करता है पौधा कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। एक पौधा करता है श्वसन की क्रिया। कौन सी क्रिया करता है? श्वसन की क्रिया। और एक पौधे की जो पत्तियां हो गई, वो पत्तियां कौन सी क्रिया कर रही हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर रही हैं। तो इनके बारे में मैं आपको देखो थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा तो पौधा अपना भोजन बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, वो यहां से सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित निम्न में से कौन से घटक की आवश्यकता होती है या कौन से घटक की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तो मैं उनको आपको डिस्कस करवाता हूं यहां से
कि प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हमारे पास क्या क्या घटक होने चाहिए। तो देखो 3 क्रिया मैंने आपको बताई यहां से प्रकाश संश्लेषण। एक तो क्या बताई, प्रकाश संश्लेषण बताया। एक मैंने आपको बताया पौधा क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। जी आपने सही सुना है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन अलग अलग क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण अलग क्रिया होती है, श्वसन एक अलग क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन को आप यहां से पढ़ ही चुके हैं। यदि आप लेक्चर में मेरे साथ शुरू से बने हुए थे तो वाष्पोत्सर्जन से रिलेटिव सभी बातों को आप सीख पाए होंगे। देखो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव हमें क्या क्या घटक पौधे के पास होना आवश्यक होता है। एक तो पौधे के पास क्या होना चाहिए, CO2 गैस का होना आवश्यक होता है। एक पौधे के पास क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। एक हमारे पास होना चाहिए हरित लवक। पौधे के वे ही भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिनमें हरित लवक की उपस्थित होती है, या पौधे के हरे भाग। और एक हमारे पास होना जरूरी होता है इसके लिए क्या, H2O जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी पौधे में संपन्न होती है जब हमारे पास CO2 हो, सूर्य का प्रकाश हो और हरित लवक हो और H2O। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटकों की आवश्यकता होती है। उन चारों को आप देख पाए होंगे। अधिकतर यहीं से प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव क्वेश्चनों को पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इनको भी सीख पाए होंगे यहां से। और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव हम बहुत जल्द ही टॉपिक को लेके आने वाला हूं, वहां हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। और श्वसन क्या होता है, आपको देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पौधा श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस का उपयोग करता है। तो कौन सी गैस का उपयोग करता है, O2 का। और कौन सी गैस को शरीर से बाहर रिलीज करता है, तो किसको रिलीज करता है, CO2 को। लेकिन आप इधर देख रहे होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा कौन सी गैस का उपयोग करता है, CO2 का। जबकि कौन सी गैस को रिलीज करता है, O2 गैस को रिलीज करता है। तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण पौधे में एक दूसरे की विपरीत होने वाली क्रियाएं होती हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखो यहां से सीखा है कि श्वसन की क्रिया में CO2 का तो क्या करता है, उपयोग, और CO2 को कहां निकालता है, बाहर। O2 का तो उपयोग करता है और CO2 को कहां निकालता है, बाहर। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा CO2 गैस का तो उपयोग करता है और O2 गैस को बाहर रिलीज करता है। तो ये दोनों आपस में होने वाली एक दूसरे की विपरीत क्रिया होती है पौधे में। तो आप इनका भी आप जवाब सही तरीके से बता सकते हैं यदि इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन को आज मेरे साथ टॉपिक में जुड़े हुए होंगे तो आप बता ही पाए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, पत्तियां करती हैं। लेकिन पत्तियों में भी कौन करता है, रंध्र करता है। तो हमारा 20 नंबर का सही जवाब होता है यहां से क्या, ए यहां से सही जवाब होता। अब कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, पेरेन कायमा, ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाले उत्तक होते हैं। इनसे रिलेटिव बातें भी हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।